एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद आईआईटी एंड थिंकिंग। आज हम अपने जेईई मेन अप्रैल 2025 के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के देखेंगे और अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इफ द 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन expand isothermally from 30 decameter cube to 45 decameter cube against a decimeter cube against a constant opposing pressure of 80 kilopascal, then the amount of heat transferred is। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करूँ तो ये पहले तो ये FLOT का क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क हीट प्लस वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें बारी बारी से एक एक वर्ड को पकड़ना है। थर्मोडायनेमिक्स से आपको जो प्रोसेस है उसको पकड़ना होता है। तो एक्सपेंड किया जा रहा है और आइसोथर्मली किया जा रहा है। तो इसका मतलब समझे, एक्सपेंड और आइसोथर्मली का मतलब ये है कि हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो प्रोसेस हमारा क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर की बात किया जाए तो इरिवर्सिबल है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हो गया, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो अगर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है इरिवर्सिबल होता है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी। ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। ठीक, तो हमें पहले सबसे पहला क्या करना है, प्रोसेस को बचाना है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एक पार्टिकुलर एक ही टेम्परेचर दिया वही है, इसका मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, और अगेंस्ट कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स जब भी बोले तो उसका मतलब है पी एक्सटर्नल, या हमेशा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को बताता है। तो वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, बाकी देखना है। अगर हमारे पास अगर आइसोथर्मल कोई भी प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और डेल्टा टी हमारा जीरो हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अब इंटरनल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी होता है हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अगर हमारा डेल्टा टी ही जीरो हो जाएगा तो एन सी वी डेल्टा टी जीरो, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। हमें निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, क्यू की वैल्यू निकाल के देनी है, कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं यूज करूँ तो डेल्टा यू, हमें अगर यह फार्मूले का यूज करूँ तो हमें पता है डेल्टा यू जीरो हो गया। तो यहाँ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू से अगर मैं देखूँ तो डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तो क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्यू इक्वल टू अगर माइनस डब्ल्यू है तो बस इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूँ तो, और डब्ल्यू क्या है, पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा बी। पी एक्सटर्नल दे दिया है कितना, 80 किलो पास्कल ये दिया हुआ है। और हमारे पास V1 V2 क्या है, V1 वॉल्यूम V1 इक्वल टू 30 डेकामीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब, V2 है हमारा 45 डेसीमीटर क्यूब। तो बस इसी को यूज कर लेना है। Q इक्वल टू अगर इस फॉर्मूले से देखें तो माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा भी, तो यहाँ माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा भी अगर मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा भी। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, पी एक्सटर्नल हमारा है 80 किलो पास्कल, मतलब 80 इंटू 10 की पावर 3 कर सकते हैं। डेल्टा भी V2 माइनस V1 45 माइनस 30, तो ये डेसीमीटर क्यूब। और ये हमारा क्या है, पी एक्सटर्नल हमारा जो प्रेशर है वो पास्कल में है। अब यहाँ यूनिट का होगा, ये हमारा अगर पास्कल की यूनिट में, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पहले यूनिट को अगर समझा दूँ तो पास्कल हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है हमारा मीटर क्यूब। अगर हम तब करेंगे तब हमारा जूल में आएगा। अगर हमें जूल में चाहिए आंसर तो हमें ये डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना होगा। तो मतलब हम इसको 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब करना होगा, तभी ये हो पाएगा। तो यहाँ ये 10 की पावर 3 से 10 की पावर माइनस 3 चला जाएगा, ये आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 15, और इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1200 जूल। तो हीट द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर का आंसर क्या हो जाएगा, 1200 जूल। क्या हो जाएगा, 1200 जूल। तो आंसर हमारा 1200 जूल हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप में काफ़ी बनते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का था, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करने से पहले हमें प्रोसेस समझना था कि प्रोसेस क्या है। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंशन हो गया। आइसोथर्मल एक टेम्परेचर दिया है तो आइसोथर्मल हो गया। और कांस्टेंट अपोजिंग फोर्स या कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स भी अगर बोले या प्रेशर बोले तो वो हमेशा क्या पी एक्सटर्नल दिया हुआ है
तो ये हमें बताता है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का एक ही फॉर्मूला होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और हमें पता है आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एनसीबी डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा यू जीरो, तो क्यू इजिकल टू माइनस डब्लू, तो क्यू इजिकल टू प्लस का पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा बी। सॉल्व करके यूनिट कन्वर्जन कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यूनिट का हमें केयर करना है, नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिए, इस क्वेश्चन में एनर्जी वेस्ट हो जाएगा और तुम्हारा आंसर भी नहीं आएगा। तो यूनिट के अगर लास्ट तक ध्यान नहीं दिया तो आंसर नहीं आने वाला है। तो यूनिट का काफ़ी केयर करना है। आई होप आपको यूनिट केयर करने आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। ये अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें बताना है कि हीट, टेम्परेचर और वर्क डन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर एडियाबेटिक कंडीशन है, तो एडियाबेटिक कंडीशन में आपको पता होना चाहिए, एडियाबेटिक कंडीशन है तो यहाँ हीट ट्रांसफर Q इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू जीरो, इस वाले ऑप्शन नहीं दिया तो पहले ही ऑप्शन सी तो हमारा कट गया। ठीक है, अब बोला है फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन मतलब वैक्यूम कंडीशन, इसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल। यहाँ पर क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो होगा। फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, पी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया तो वर्क डन, फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल जीरो होता है। अब हमें बताना है हीट, तो एक चीज़ तो हमें पता है कि हीट तो जीरो हो गया, फ्री एक्सपेंशन पी एक्सटर्नल जीरो। तो अगर ये वर्क डन हो जाएगा तो वर्क डन का फॉर्मूला किसी भी, तो ये फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा भी। तो अगर पी एक्सटर्नल ही जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो वर्क डन हमारा आ गया जीरो। वर्क डन अगर हमारा जीरो आ गया तो अब देखो, ये तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा, ये दो ऑप्शन तो कट गए। फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन हमारा जीरो हो गया, क्यू जीरो, हीट डब्ल्यू जीरो, दो ऑप्शंस में है। अब इन दोनों में देखते हैं कि बाकी क्या है। अगर हमें ये वर्क डन हमारा अगर जीरो हो गया और क्यू जीरो हो गया, बाकी हम टेम्परेचर पे क्या कमेंट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर पे कमेंट करने के लिए पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो अगर हमारा क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, तो डेल्टा यू भी क्या आ जाएगा, जीरो। और डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स कभी भी जीरो नहीं होने वाला, सी भी कभी जीरो होने वाला नहीं है, डेल्टा टी को ही जीरो होना पड़ेगा। और डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो का मतलब टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब टी टू इज इक्वल टू टी वन, मतलब टेम्परेचर तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो और डेल्टा टी जीरो होगा। तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ लॉग के फॉर द रिएक्शन ए से बी एट 298 केल्विन इज नियरेस्ट इंटीजर। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो एक फार्मूला होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो हमारा होता है वो वही लगता है। वो है इक्वेशन क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमें डेल्टा एच पता है, हमें टेम्परेचर पता है, हमें डेल्टा एस पता है, सब पुट करके डेल्टा जी निकाल लेंगे। फिर इसको कंपेयर कर लेंगे इस फार्मूले से, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर करके हम लॉग के निकाल लेंगे। हमें बताना है क्या है, हमें लॉग के की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सिंपल सा। तो फार्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब हमें पता है डेल्टा एच की वैल्यू पता है माइनस 54.07 किलो जूल है। किलो जूल है तो उसको जूल में बदलेंगे क्योंकि ये भी डेल्टा एस जूल में, तो आएगा माइनस 5470 माइनस टेम्परेचर की वैल्यू 298 दी हुई है, डेल्टा एस 10 जूल पर केल्विन पर मोल है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा है माइनस 57050, ये हमारा डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है। ठीक है, दिस इज़ आवर डेल्टा जी वैल्यू। तो बस इस फार्मूले में आप पुट कर देंगे डेल्टा जी का, ये डेल्टा जी की वैल्यू आई चुकी है माइनस 57050। और इसकी बात करें माइनस 2.303 आर टी लॉग के, लॉग बेस 10 के, इसी की वैल्यू निकालनी है। और आर की वैल्यू यहाँ दी हुई है, मैं फिर से इसको रिपीट कर दिया थोड़ा सा, मैं इसको फिर से लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो आया माइनस 57050 इज इक्वल टू माइनस 2.303, आर की वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर हो जाएगा 298 और लॉग के ये निकालना है। और इसकी वैल्यू हमें इतना दे दी हुई है, क्या दी हुई है 5705, तो आ जाएगा माइनस 5705 लॉग के, और ये हमारा माइनस 57050। तो माइनस से माइनस कट गया, ये पूरे से पूरा कट जाएगा, बच क्या जाएगा 10।
तो log बेस 10k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा log बेस 10k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो यहाँ log बेस 10k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो आंसर क्या हो जाएगा 10। तो सिंपल सॉल्व करना था। डेल्टा जी है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से हमें डेल्टा जी निकालना है, फिर उसको डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 RT log k वाले फॉर्मूले से कंपेयर करके log बेस 10k की वैल्यू निकाल लेनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, स्टैंडर्ड इंट्रोपी ऑफ x2 y2 एंड xy3 इस रिएक्शन के लिए दे दिया 60, 40 एंड 50 जूल पर केल्विन पर मोल रिस्पेक्टिवली। फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच की वैल्यू दे दिया -30 किलो जूल टू बी एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर विल बी। टेम्परेचर क्या होगा हमें निकालना है। क्वेश्चन है एट इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर विल बी। अगर मैं देखूँ इसको फार्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वाला फार्मूला गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये फार्मूला लगेगा। अब लगाना स्टार्ट करें तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम हमें पता है एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर डेल्टा जी ज़ीरो हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से आ जाएगा टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच। हमें निकालना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आ जाएगा क्या डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। और डेल्टा एच इस रिएक्शन के लिए दे दिया है, वो कितना दे दिया -30 किलो जूल। तो कुल मिला के हम डेल्टा एस इस रिएक्शन के लिए निकाल लें, और उसके लिए हमें अलग अलग एंट्रोपी की वैल्यू दी है, तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो हम रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारा है हाफ x2 प्लस 3/2y2 टू फॉर्म xy3, ये हमारा रिएक्शन है। तो अगर मैं डेल्टा एस की बात करूँ तो क्या होता है डेल्टा एस, इंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। इसी को सॉल्व करना है हमें। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इंट्रोपी ऑफ xy3 प्रोडक्ट ये है, इंट्रोपी ऑफ xy3 माइनस एक ही है तो 1 इंटू इंट्रोपी ऑफ xy3 माइनस हाफ इंटू इंट्रोपी ऑफ x2 प्लस 3/2 इंटू इंट्रोपी ऑफ y2। ये हमें कर देना है। 1 इंटू इंट्रोपी ऑफ xy3 का मतलब क्या हो जाएगा 50 इंट्रोपी ऑफ 50 माइनस हाफ इंटू इंट्रोपी ऑफ हाफ इंटू x2 का इंट्रोपी क्या है 60 प्लस 3/2 इंटू इंट्रोपी ऑफ y2 का मतलब हो जाएगा 40। ठीक है, तो 50 माइनस 30 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस का 40 जूल पर केल्विन। ये हमारा डेल्टा एस की वैल्यू आ गई -40 जूल पर केल्विन, ये डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। अब बस हम डेल्टा एच हमें पता है -30 किलो जूल, तो इसको हम रख देंगे -30 इंटू 1000। और डेल्टा एस की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है हमारी डेल्टा एस की वैल्यू माइनस का 40 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर जूल पर केल्विन, यहाँ पर हमारा क्या है किलो जूल, अब जूल बदल गया तो जूल से जूल चला जाएगा, पर केल्विन केल्विन आ जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा, जीरो से जीरो चला जाएगा, 425 आ जाएगा 750 केल्विन। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, किस टेम्परेचर पर होगा ये रिएक्शन होगा 750 केल्विन। इसका आंसर क्या होगा 750 केल्विन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। पहले इक्विलिब्रियम पे हम टेम्परेचर का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, और डेल्टा एच पता था, डेल्टा एस इस रिएक्शन से निकाल लेंगे। उसके लिए मैं इंडिविजुअल इंट्रोपी की वैल्यू दे दी है। नेक्स्ट सवाल हमारा दिया है H2 प्लस हाफ O2 H2O के लिए हम डेल्टा एच की वैल्यू दे दी हुई है -289.5 किलो जूल पर मोल। H2 प्लस हाफ O2 H2O के लिए, ये H2O लिक्विड है, ये H2O गैस, इसके लिए दे दी है द मोलर इंथैल्पी और वेपराइजेशन ऑफ वाटर विल निकालना है। तो हमें इन दोनों का यूज करना है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और मुझे चाहिए क्या, वो हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। तो मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, तो हमें वेपराइजेशन करना है। तो कुल मिला के H2O लिक्विड को किस में बदल देना है, H2O को लिक्विड को बदलना है H2O वेपर में। तो अब हमें ये चाहिए H2O लिक्विड से H2O वेपर या गैस के फॉर्म में चाहिए। तो अब हम क्या कर दें, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में हम क्या ऐसा कर दें कि हमारा ये आ जाए। तो हमें क्या करना होगा कि हमें लिक्विड को इस साइड लाना है, तो हमें ये गैस तो इस साइड ही रहने दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगा। तो हमें थर्ड इक्वेशन लाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग
ऑन सब्ट्रैक्टिंग, इसके लिए हमें निकालना है डेल्टा एच की वैल्यू। तो ऑन मोलर इंथैल्पी ऑफ रेजन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटा देंगे, हाँ तो इधर आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ये हो जाएगा फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट नहीं होगा, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। हमें तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस ये सब तो कट जाएंगे, हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं तो ये सब तो कट जाएंगे, ये लिक्विड माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो हमें ये डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। वी गेट इक्वेशन थर्ड, और इक्वेशन थर्ड हमारे पास आ गया तो फिर हमारा काम आसान। हमें क्या करना है, बस इसकी वैल्यू स्केलर क्वांटिटी है उसको जोड़ घटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -241.8 प्लस का 285.9, ठीक है, -241.8 प्लस का 285.9, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 44.1 किलो जूल पर मोल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 44.1 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह क्वेश्चन आया तो बस हमें ये थर्ड रिएक्शन लिखना होता है और इन दोनों की हेल्प से किसी तरह ये थर्ड इक्वेशन लाना होता है। तो प्लस माइनस का सवाल होता है, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। थर्मोकेमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री सब एक ही पार्ट के क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें रख लिए, तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, द कंबशन ऑफ बेंजीन लिक्विड, बेंजीन किस फॉर्म में लिक्विड गिव CO2 गैस एंड H2O लिक्विड गिवन दैट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, कितना, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये डेल्टा यू की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। वो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दी है, -3263.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और हमें बताना हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूले से हमें अब बताना है कैसे निकालेंगे। तो हम रिएक्शन के अगर हम आइडिया लें तो रिएक्शन क्या है, हम हाइड्रोकार्बन, हम बेंजीन को जला रहे हैं, तो C6H6 प्लस 15/2 O2 टू फॉर्म CO2 प्लस H2O, ये हमारा है रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा है लिक्विड, ये हमारा गैस, ये तो हमारा रहेगा ही रहेगा। इतना हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन मतलब बेंजीन के एक मोल को जलाते हैं, तो CO2 और वाटर मिलता है, ये हमारा गैस है और ये हमारा लिक्विड है, ठीक है। अब हमें डेल्टा एच निकालना है, तो फॉर्मूला तो तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT, क्योंकि बेंजीन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब ये डेल्टा एच पूछा है। तो ये हमें यही एक रिलेशन है, इक्वेशन बना हुआ, कुल मिला के R और T पता ही होता है, R 8.314 और टेम्परेचर पता है। बस हमें यूज क्या करना है, हमें यूज करना है डेल्टा NG निकालना है। तो डेल्टा NG गैसियस प्रोडक्ट माने गैसियस रिएक्टेंट, तो यहाँ तो ये तो हमारा केवल इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेंगे, 6H2O प्लस 3H2O बैलेंस करने के बाद ये आएगा, तो आ जाएगा 6 माइनस 15/2, तो -3/2 डेल्टा NG की वैल्यू आएगी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल्टा यू तो तुम्हारा किलो जूल पर मोल में है ही, -3263.9 प्लस डेल्टा NG -3/2, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298, और उसको हम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मुझे किलो जूल में चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3263.9 -3.71, तो आ जाएगा -3261.6। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमें यहाँ मतलब समझना होना चाहिए कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू दिया हुआ है, और हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट मतलब डेल्टा एच पूछ रहा है। ये फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे, डेल्टा एन जी हम निकाल लेंगे। ये लिक्विड दिया था, ये लिक्विड दिया था, बाकी ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होगा, CO2 गैस दिया ही, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, फॉर सिल्वर Cp की वैल्यू इस तरह से वेरी कर रहा है 23 प्लस 0.01 T इफ द टेम्परेचर T ऑफ 3 मोल ऑफ सिल्वर इज रेस्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 1000 केल्विन एट 1 atm प्रेशर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच विल बी क्लोज टू। ये हमें सॉल्व करके निकालना है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए सिंपल एक इंटीग्रेशन होता है, उसको सॉल्व करना है। वो क्या होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP dt, और इसी का इंटीग्रेशन अगर कर देंगे तो यहाँ नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, तो n तो बाहर निकल जाएगा, Cp dt आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू N
CP का मतलब 23 प्लस 0.01 T dt हो जाएगा। ये हो जाएगा 300 केल्विन से 1000 केल्विन। n की वैल्यू क्या है 3 मोल। इसी को सॉल्व करना है तो बस हम क्या कर देंगे 3 और अब इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 23 T प्लस 0.01 का करेंगे तो 0.01 T स्क्वायर बाई 2। और ये क्या यहाँ से कहाँ तक चला जाएगा 300 से 1000 तक चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 23 1000 माइनस 300 प्लस 0.01 T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 को तो बाहर निकाल लें T स्क्वायर हो जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। ये हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16100 प्लस इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 4550। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 20650 इज इक्वल टू 61,900 जूल। इसी को हम सॉल्व करके आ जाएगा 61.95 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन वाला ये जो बेसिक हमारा जब टेम्परेचर वेरी करे तो ये इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं जब 2 रेंज का टेम्परेचर दिया हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें कल क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस हमें इंटीग्रेशन करने आना चाहिए जो कि हम जेई वाले को करने अच्छे से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला अमॉन्ग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन जो होता है सबको ही पता है हमारा वर्क और हीट ये पाथ फंक्शन होते हैं। Q प्लस W जो होता है इंटरनल एनर्जी के बात होता है, ये हमारा स्टेट फंक्शन है। क्या है स्टेट फंक्शन। और H माइनस TS जो होता है वो किसके बराबर होता है डेल्टा G के बराबर। ये भी हमारा क्या है स्टेट फंक्शन। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो जो स्टेट फंक्शन होता है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन it depend only on initial and final stage, does not depend on path, does not depend on path। लेकिन जो पाथ फंक्शन होता है वो कौन से पाथ से, क्या वो एडियाबैटिक या वो आइसोथर्मल या आइसोबारिक से जा रहा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वर्क और हीट क्या है पाथ फंक्शन का एग्जांपल है। और जो हमारा डेल्टा यू और डेल्टा जी वो स्टेट फंक्शन का एग्जांपल है। पाथ फंक्शन का एग्जांपल क्या है डब्ल्यू और क्यू। तो वर्क हीट डिपेंड करता है किस पाथ से तुम जा रहे हो, क्या वो एडियाबैटिक से जा रहे हो, क्या आइसोथर्मल या आइसोबारिक आइसोकोरिक, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कर रहा है, एक रिएक्शन दिया हुआ है 2 रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H1 की वैल्यू -x किलो जूल पर मोल, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H2 की वैल्यू -y किलो जूल पर मोल। और इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H निकालना है। तो सिंपल सा हमें कैलकुलेशन करके ही निकालना होगा। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसके लिए लिखूं तो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस वन इज़ द सेकेंड रिएक्शन। मुझे ये चाहिए तो कार्बन ग्रेफाइट तो चाहिए, तो मतलब सेकेंड का तो हमें यूज करना है, कार्बन ग्रेफाइट इसका तो यूज करना है। लेकिन अब हमें क्या करना है, किसकी मदद से चाहिए, हमें यहाँ पर देखना है कि CO चाहिए इस साइड में, तो यहाँ माइनस करेंगे। तो अगर मैं देखूँ और इसका 2 है यहाँ हाफ है, तो मतलब हमें क्या करना होगा फर्स्ट मतलब सेकेंड में से, तो हमें क्या करना होगा सेकेंड माइनस हाफ ऑफ फर्स्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये थर्ड रिएक्शन मिल जाएगा। दिस थर्ड रिएक्शन हमें वी गेट रिएक्शन थर्ड इजीली मिल जाएगा। तो सेकेंड की डेल्टा H की वैल्यू क्या है -y माइनस, और इसकी क्या हो जाएगी फर्स्ट की हाफ इंटू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई -x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -y प्लस x बाई 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2। तो ऑप्शन ए इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ 2 रिएक्शन की मदद से थर्ड रिएक्शन निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक ग्राफ दिया हुआ वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का। बोला एन आइडियल गैस अंडरगोज ए साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट बाई ट्रेसिंग द पाथ। मतलब ए से स्टार्ट हुआ और यहीं से वापस घूम के यहाँ से वापस ए पे आ गया। बताना है S1 इन द डायग्राम। तो टोटल वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो वर्क डन इन द प्रोसेस इज क्या होता है एरिया अंडर द PV कर्व। तो हमें पता है वर्क डन इन द प्रोसेस
वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज गिवन बाई एरिया अंडर पीवी कर्व तो यहाँ हमारा प्रेशर किलो पास्कल में दिया हुआ है, वॉल्यूम डेकामीटर क्यूब में, तो यहाँ पर बस हम निकाल लेंगे इसके यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। एरिया अंडर पीवी कर्व में बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ अंडर पीवी कर्व तो एरिया जो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस अगर मैं बात करूँ तो हाफ इंटू अगर मैं बेस यहाँ ए सी मल्टीप्लाई बाई ए बी, ये सॉल्व करना है। हाफ इंटू ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अगर मैं देखूँ तो ए सी आ जाएगा हमारा 30 माइनस 10 और ए बी भी क्या आ जाएगा 30 माइनस 10, तो यहाँ से आ जाएगा 20, तो हाफ इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 20 तो यह आ जाएगा 2 से 10 कट जाएगा 200 यूनिट क्या है किलो पास्कल डेसीमीटर क्यूब, या फिर हमें बता 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा 200 किलो पास्कल लीटर। और हमें एक डाटा पता होना चाहिए 1 किलो पास्कल लीटर जो होता है, नोट करके लिखना नोट, 1 किलो पास्कल लीटर जो होता है वो 1 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ 200 किलो पास्कल लीटर जो होगा उसकी जगह 200 क्या कर सकते हैं जूल लिख सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 200 जूल। तो आपको ये यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। और वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज गिवन बाय द एरिया अंडर पीवी कर्व, तो यही हमें एरिया निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट एट 298 केल्विन। तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे बनेगा CO ऐसे बनेगा, CO गैस फॉर्म में जो बनेगा वो किससे बनेगा कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट फॉर्म में प्लस हाफ O2 गैस से मिलके बनेगा, ये CO हमारा बन जाएगा। हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या हो जाएगा डेल्टा NgRT के बराबर होगा। और मैं डेल्टा Ng निकाल सकता हूँ, डेल्टा Ng कैसे निकालूंगा डेल्टा Ng हो जाएगा प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, तो 1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा कितना 1/2 आ जाएगा। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 RT, आर की वैल्यू दी हुई है 8.3, टेम्परेचर दिया हुआ 298, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1238.78 जूल पर मोल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को सिंपल, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, इसके क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते रहते हैं, ये सिंपल है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क डन बताना है, तो अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन वाज गिवन बाई एरिया अंडर द पीवी कर्व, तो सब पीवी कर्व का ग्राफ बनाया तो वर्क डन वाज गिवन बाई एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसका वर्क डन ये होगा, इसका वर्क डन ये होगा, इसका इसमें कोई वर्क डन है ही नहीं, कोई एरिया है ही नहीं, ये वर्क डन होगा। तो मैक्सिमम एरिया कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमम एरिया यहाँ पर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो बस जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा वर्क डन, तो ऑप्शन 2, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया यहाँ आएगा इसलिए वर्क डन सबसे ज़्यादा यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशन आर शोन इन द फिगर। ये ए बी है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है, तो ए बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो यहाँ से एक तो चीज़ हम कर सकते हैं टी ए बराबर टी बी होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट और ए सी आइडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब क्यू 0 हो जाएगा। बोला इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ए सी अगर ए बी प्रोसेस की बात करें तो टी ए टी बी होगा, क्योंकि आइसोथर्मल है, ए बी हमारा क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ए सी हमारा एडियाबैटिक है। तो ए सी में अगर एडियाबैटिक है तो ए सी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ हीट 0 हो जाएगा, क्यू की वैल्यू 0, अगर क्यू 0 हो जाएगा तो एंट्रोपी हमारा क्या हो जाएगा, एंट्रोपी हमारा हम उसको भी डिफाइन कर ले जाएंगे, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बाकी हमें देखना है क्या क्या हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये पता है, अगर मैं वर्क डन की बात हो तो ये एक तो ऑप्शन ये सही है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन नॉट करेक्ट। तो एक तो ये कन्फर्म है कि ये तो हमारा सही है। बाकी अगर मैं बात करूँ वर्क डन की, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा अगर ये एरिया अंडर द कर्व जो होगा ये वर्क डन बाई एडियाबैटिक होगा, W एडियाबैटिक है,
और इसी में अगर मैं ये पूरा ले लूँ तो ये पूरा वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन आइसोथर्मल। तो ये बताओ किसका वर्क डन ज़्यादा होगा। तो एरिया अंडर द कर्व वर्क डन देता है, तो वर्क डन आइसोथर्मल हमेशा वर्क डन एडियाबैटिक से ज़्यादा होगा इस कर्व से। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये भी सही है। तो ऑप्शन बी और सी सही है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो इंट्रॉपी मुझे पता है डेल्टा एस इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। तो क्यू हीट आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर, और बाकी ये आइसोथर्मल का लिए ये होगा और कुछ आएगा वैल्यू। और लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके लिए डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू तो जीरो होता है रिवर्सिबल में, तो ये 0.0, तो हमेशा डेल्टा एस आइसोथर्मल क्या हो जाएगा, डेल्टा एस एडियाबैटिक से ज़्यादा हो जाएगा। ये तो क्लियर बात हो गई। अब बात करते हैं टेम्परेचर वाले इफेक्ट की। तो टीसी मतलब क्या, ये जो ये टेम्परेचर है ये टीसी ज़्यादा है टीए से, मतलब जो एडियाबैटिक का टेम्परेचर, और यहाँ पर जो ये टीसी है क्या ये ज़्यादा है टीए टीबी के बराबर। लेकिन यार टीए टीसी में क्या रिलेशन है, तो अगर मैं टीए टीसी में रिलेशन ढूंढूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ समझना होगा। तो एक स्टेटमेंट होता है, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम क्या है, ये प्रोसेस क्या है, एसी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जब आप पढ़ते थे तो वहाँ क्या होता था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता था। इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन कूलिंग अकर का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। जितना टेम्परेचर था कूलिंग अकर मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टीए से टेम्परेचर टीसी का कम होगा, मतलब टीए हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा और टीसी कम होगा। तो यहाँ क्या दिया, टीसी इज ग्रेटर देन टीए, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया और हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या कूलिंग होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होती है। तो एक्सपेंशन में कूलिंग होगी, तो यहाँ जो टीए का टेम्परेचर होगा ज़्यादा होगा और ये टीसी कूलिंग की तरफ जा रहा है तो लोअर टेम्परेचर होगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ डी दिया है, बाकी तीनों को देख लिया है वो सही थे, ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला का क्वेश्चन है, डेल्टा एस का फार्मूला, जिसको याद रहेगा क्वेश्चन कर लेगा। फॉर ए सैंपल ऑफ परफेक्ट गैस व्हेन प्रेशर इज चेंज आइसोथर्मली फ्रॉम पी आई टू पी एफ द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाई। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, हमें ये याद होता है, ठीक। और आइडियल गैस है, परफेक्ट गैस है, मतलब आइडियल गैस है, तो हम ये बोल सकते हैं पी वन वी वन इजकल टू पी टू वी टू। तो यहाँ वी टू बाई वी वन क्या आ जाएगा, पी वन बाई पी टू आएगा। आइडियल गैस के लिए हो ही जाता है। अब हम बात करें यहाँ में वी टू बाई वी वन की जगह पी वन बाई पी टू, और पी वन बाई पी टू को हम क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल, और पी टू को लिख सकते हैं पी फाइनल। और यहाँ अगर मैं इसको और बदलूँ तो अगर मैं टी टू और टी वन टेम्परेचर क्या है चेंज आइसोथर्मल कंडीशन है, तो आइसोथर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन या टी फाइनल बाई टी इनिशियल, जो भी अगर मैं टी फाइनल के टर्म में लिखूँ या टी इनिशियल के टर्म में, या यहाँ पर क्या वी फाइनल और वी इनिशियल के टर्म में लिखूँ, यहाँ वी फाइनल अपन वी इनिशियल के टर्म में लिखूँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो अब मैं क्या करूँ, टी फाइनल टी इनिशियल है तो टी फाइनल हो जाएगा प्लस एन आर एल एन, क्योंकि प्रेशर में सारे दिए तो मैं बदल दे रहा हूँ। बी फाइनल बी इनिशियल को मैं ले सकता हूँ पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, और हमें पता है एल एन वन क्योंकि कटेगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा प्लस एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन डेल्टा एस जो कि आ जाएगा एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गिवन दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 एंड Cl2 दे दिया हुआ है। H2 के लिए बॉन्ड एनर्जी दे दिया है, Cl2 के लिए बॉन्ड एनर्जी दे दिया है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 क्या दिया है 430 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 वो दे दिया है कितना 240 किलो जूल पर मोल। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, बॉन्ड एंथैल्पी HCl की कितनी होगी, मतलब पूरा हम रिएक्शंस की बात करेंगे तो मुझे डेल्टा एच HCl बताना है, और डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HCl माइनस 90 किलो जूल पर मोल दे दिया है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl मतलब हमें क्या करना है, HCl के बॉन्ड को तोड़ना है, हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। कितना एनर्जी चाहिए, डेल्टा एच हमें कितना चाहिए, तो ये होता है समेसन ऑफ बॉन्डिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, समेसन बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैं इस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl का अगर निकालना है तो अगर निकाल दूँ यही तो हमारा आ जाएगा आंसर,
कि कितना तुम्हें एनर्जी लगा होगा, कितना डेल्टा एच लगा होगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एक तो 430 पहले हाफ इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ H2 प्लस हाफ इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Cl2 माइनस हाफ इंटू कितना फॉर्मेशन के लिए एनर्जी लगा, डेल्टा एच ऑफ HCl। इसको सॉल्व कर लेंगे, हाफ इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ H2 कितना है 430 प्लस हाफ इंटू 240 माइनस हाफ इंटू माइनस हाफ, ये हाफ नहीं है मतलब 1 है 1, तो 1 इंटू -90, तो यहाँ से आ जाएगा 215, यहाँ से आ जाएगा 120, यहाँ से आ जाएगा 90, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 425 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 425 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, ये कॉम्बशन रिएक्शन दे दिया है, फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन ऑटोमोबाइल 2C8H18 प्लस 25O2 टू फॉर्म 16CO2 प्लस 18H2O। द रिएक्शन ऑफ द साइन ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन जलाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा, तो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सिंस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, हेयर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, होता रहेगा जब तक ऑक्सीजन मिलता रहेगा, हाइड्रोकार्बन जलता रहेगा, तो यहाँ डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो एक तो कन्फर्म हो गया कि डेल्टा जी निगेटिव आने वाला है। अब एक चीज़ ये कर सकते हैं, ये एग्जांपल किसका, इट इज़ एग्जांपल ऑफ कम्बशन रिएक्शन, और कम्बशन रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एग्जांपल ऑफ कम्बशन रिएक्शन। और इन दिस रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज होगी इन दिस रिएक्शन, एनर्जी इज रिलीज, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव, डेल्टा एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस डेल्टा जी वो निगेटिव, डेल्टा जी। अब डेल्टा एस की बात करें तो अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारा, अगर मैं इसमें टोटल काउंट करूं कि कितने हमारे हैं, मान लेते हैं कि सारे के सारे गैस हैं, इसके बारे में नहीं दिया, अगर इसका गैस भी प्रिडिक्ट कर लो हाइड्रोकार्बन, तो ये 25 + 2 27 नंबर ऑफ मोल्स। प्रोडक्ट में कितने हैं, रिएक्टेंट में है तुम्हारे 27 और प्रोडक्ट में है 16 और 18 34। तो गैसियस मोल के प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इंक्रीजेस, सो एंट्रोपी, जितना ज़्यादा रेंडमनेस बढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स गैस में बढ़ेंगे, सो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, और एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी इंक्रीजेस, तो मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव। तो ये निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी निगेटिव। तो यहाँ ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ कॉम्बशन रिएक्शन को पता होना चाहिए कि कॉम्बशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होता है, डेल्टा एच निगेटिव हो जाएगा, रिएक्शन ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स गैसेस प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ रही है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसके हिसाब से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा काफ़ी अच्छा सवाल है, बोला है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C2H4 CO2 एंड H2O एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, देन द इंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ C2H4। तो इंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ C2H4 अगर हमें निकालना है तो सिंपल से हम निकाल सकते हैं। तो C2H4 का कम्बशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहले हमें देखना होगा। C2H4 को 3O2 चाहिए ऑक्सीजन जलाने के लिए, तो 2CO2 + 2H2 मिलेगा। ठीक है, और हम या तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लगा के करें, लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, या तो सिंपल डेल्टा एच का फॉर्मूला लगा देंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ नॉट फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ नॉट प्रोडक्ट का मतलब कितने हैं हो जाएंगे, 2 × डेल्टा एच ऑफ नॉट ऑफ CO2 प्लस यहाँ 2 × डेल्टा एच ऑफ नॉट ऑफ H2O माइनस प्लस के हो गए, ये हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ नॉट रिएक्टेंट। कैसे सॉल्व कर लेंगे,
वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन है और हमारे पास वो है, और ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट 0 होता है, वो हमें पता ही होता है। बस हमें क्या हो जाएगा, डेल्टा अगर मैं पूरा लिख ही दूँ तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ C2H4 प्लस 3 इंटू डेल्टा एच एफ नॉट O2, और इसकी वैल्यू तो 0 होने वाली है, बाकी सब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस एच एफ नॉट CO2 क्या है, CO2 की वैल्यू है -394 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई H2O की वैल्यू है -286 और ये C2H4 की वैल्यू 52, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -286 माइनस और ये हो जाएगा 52 प्लस 0, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई पूरा सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा -1412 किलो जूल पर मोल। दिस इज माई आंसर, -1412 किलो जूल पर मोल। यहाँ से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ ए वेरी गुड मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है, लीड ऑक्साइड से PbO2 से PbO बन रहा है, डेल्टा G लेस देन 0। तो डेल्टा G लेस देन 0 है मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ये आगे जाने का मतलब फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा, अगर ये जा रहा है तो लेस देन ये ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ये फॉरवर्ड जाना पसंद नहीं करेगा। अगर बैकवर्ड हो तो इसके लिए ज़्यादा फेवरेबल, बैकवर्ड फेवरेबल और यहाँ फॉरवर्ड फेवरेबल। तो अगर फॉरवर्ड फेवरेबल हो रहा है तो यहाँ लीड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ +2 है, तो +2 ज़्यादा स्टेबल है। उसी तरह टीन और इसमें बात करेंगे तो यहाँ +4 यहाँ +2, तो यहाँ कौन ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये बैकवर्ड जाएगा तो +4 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर लीड +2 में यहाँ ज़्यादा स्टेबल है और SN +4 में ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का तो ऑप्शन डी का है कि लीड +2 में रहेगा और SN +4 में रहेगा। तो बेस्ड ऑन द स्पॉन्टेनिटी हम बता सकते हैं, कोई अगर स्पॉन्टेनियस है तो फॉरवर्ड में जो होगा ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस तो बैकवर्ड वाला ऑक्सीडेशन स्टेट रखना चाहेगा। ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2Br2 एंड HBr दिया हुआ है, बताना है डेल्टा H0 फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H0 बताना है। H2 + Br2 टू फॉर्म 2HBr के लिए हमें बताना है कितना हमारा होगा। तो HBr हमारा बॉन्ड बनेगा और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज ही होगी, तो जो नेट एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन, जो हम इस रिएक्शन के लिए बात करें वो होता है क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला ये होगा, तो रिएक्टेंट कितना है, H2Br2 है, तो H2 के लिए कितना दिया है एनर्जी 4, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 कर सकते हैं प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 और माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। तो ये हमारा है 433, ये हमारा है 192, तो ये हमारा माइनस है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, तो 2 मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि 2 मोल बन रहा है तो 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 364, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 625 माइनस 728, सॉल्व करने पे आ जाएगा -103 किलो जूल, -103 किलो जूल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl का हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, वहाँ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl का भी क्वेश्चन जो भी ऊपर किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला कि जो HCl है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के लिए हमें निकालना है, हमें दिया क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2Cl2 एंड HCl दे दिया है। तो इस रिएक्शन को करने का एक तरीका हो सकता है कि हम बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ H2Cl2 से HCl बना लें और फिर उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लें, क्योंकि अगर मैं लिखूँ इसके लिए, तो अगर इसके लिए रिएक्शन लिखूँगा तो उससे मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, इसको मैं डेल्टा H रिएक्शन से भी कर सकता हूँ। देखो कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर H2 + Cl2, अगर मैं यहाँ पर हाफ H2 + हाफ Cl2 ले लूँ, 1 मोल HCl बनाऊँ, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इसको बोल सकता हूँ, तो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl। या फिर अगर मैं इसको डेल्टा H रिएक्शन से निकालूँ तो पर मेरा निकल जाएगा, तो डेल्टा H रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा, वो क्या होता है, वो होता है
जितना भी बॉन्ड डिसोसिएशन इन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अगर डेल्टा एच रिएक्शन का फॉर्मूला ये होता है, ये याद रखना, जब भी रिएक्शन आए तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बाकी की बॉन्ड कुछ में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा, जैसे यहाँ पर है बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी। लेकिन अगर मुझे रिएक्शन की बात करनी है तो उसके लिए हम ये बेस्ट फार्मूला है जो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन अगर हम बात करें तो ये निकालते हैं। तो अब इसी से हम फॉर्मेशन में निकालेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, बार बार बाइंडिंग एनर्जी निकल जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा क्या, हाफ इंटू आ जाएगा तुम्हारा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 माइनस, और यही हमारा जो डेल्टा एच रिएक्शन हो जाएगा वही हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी HCl का हो जाएगा। ठीक है, HCl का माइनस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हाफ इंटू 434 प्लस हाफ इंटू 242 माइनस 431, इसी को सॉल्व करना था। ये आ जाएगा 217, ये आ जाएगा 121 माइनस 131। ठीक है, यही आएगा ना। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 93 किलो जूल पर मोल। ये तो माइनस 93 किलो जूल पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा HCl का। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोगों ने ऊपर भी कई तरीके पढ़े हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम है। तो मैच द कॉलम करना सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन से 1 मोल SO2 बना रहा है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ए का तो आर हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, आर। CH4 हाइड्रोकार्बन को जला रहे हैं, 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन करा रहे हैं, तो हमारा ये हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन। तो बी का हो जाएगा एस। NaOH एक्वस से NaOH सॉलिड से NaOH एक्वस पानी डाल के NaOH एक्वस बना लिए, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सी का पी। और डी का हमारा क्या होगा, NaOH HCl से NaCl वाटर, ये हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो डी का क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी का क्यू। तो RsPQ हमारा ABCD का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE, डेल्टा H इक्वल टू U प्लस P डेल्टा B, ये हमें पता ही होता है। डेल्टा G इक्वल टू माइनस डेल्टा G नॉट हमारा क्या, माइनस RT लॉग QE, और डेल्टा S नॉट क्या होता है, NR लॉग E नॉट V2/V1। तो ये फार्मूलेज याद होगा तो हम तुरंत ऑप्शन मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी, pH एंड डेंसिटी, इनमें से कौन कौन सा हमारा इंटेंसिव है। तो इंटेंसिव होता है, बोलता है मास इंडिपेंडेंट। क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं मास इंडिपेंडेंट, तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, चाहे थोड़े से अमाउंट का किसी का वाटर के 10 बूंद का निकालें, चाहे वाटर 1 लीटर का, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी जो होता है वो डिपेंड करता है मास ऑफ द, जितना ज़्यादा मास होगा उसका एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये हमारा एक्सटेंसिव हो गया। पीएच, हम थोड़े से एसिड का पीएच निकालें, जो ज़्यादा एसिड का, अगर कोई एसिड रखा हुआ पीएच सेम ही आएगा तो वो इंटेंसिव हो जाएगा। और डेंसिटी, डेंसिटी हमारा मास, हमारा अगर मैं मास बताऊँ तो मास को आधा कर देंगे तो m/2 हो जाएगा, वॉल्यूम को आधा करेंगे तो v/2 हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी वही रहेगी m/2 v/2, तो अभी भी d ही रहेगी, m/v ही रहेगी। तो चाहे बड़े पत्थर का हम डेंसिटी निकालें, चाहे छोटे पत्थर का, डेंसिटी उसकी सेम रहेगी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमें बताना इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंट्रोपी को छोड़कर, मतलब सेकंड को छोड़ के, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि ये मास डिपेंडेंट होता है। जो मास इंडिपेंडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो मास पे डिपेंड करता है, मास से वो चेंज हो सकता है, तो उसे एक्सटेंसिव। मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, द फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या फेवरेबल कंडीशन है, तो बारी बारी से ऑप्शन का केयर करना पड़ेगा। हमें एक पता है कि स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस डेल्टा G निगेटिव, डेल्टा G मस्ट निगेटिव, डेल्टा G इज इक्वल टू निगेटिव होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा G निगेटिव होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है तो हमें एक तो फॉर्मूला पता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S।
अब डेल्टा जी निगेटिव लाना है, और यहाँ डेल्टा एच दे दिया हमें, फर्स्ट दे दिया डेल्टा एच पॉजिटिव और सेकेंड डेल्टा एस पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है, माइनस टी इंटू डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ये निगेटिव कब आएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो पॉजिटिव है ही, तो ये जब इसकी मैग्नीट्यूड मतलब टी डेल्टा एस अगर हमारा ग्रेटर देन डेल्टा एच होगा, तभी ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये ए ऑप्शन तो कन्फर्मली सही है, तो ए ऑप्शन सही है। लेकिन बाकी बी को देख लेते हैं। बी क्या कह रहा है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। बी के लिए अगर हम सोचें तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इन्होंने मान लिया कि डेल्टा एच को निगेटिव मान लिया, माइनस टी और डेल्टा एस को भी निगेटिव, तो निगेटिव और ये प्लस पॉजिटिव। तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव में अब देखना पड़ेगा, अगर हमें इसको ओवरऑल निगेटिव चाहिए तो ये इसको बड़ा होना पड़ेगा, किसको, डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड को बड़ा होना पड़ेगा टी डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड से। ये पॉजिटिव है तो डेल्टा एच निगेटिव ज़्यादा होगा, तो डेल्टा एच का मॉड ऑफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एच। तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। बाकी अगला है डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर मैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच की बात करूँ, ये तो सही था ना डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा एच यहाँ पर निगेटिव था और डेल्टा एच निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो अगर मॉड ऑफ डेल्टा एच ज़्यादा होगा तभी ये टी डेल्टा एच क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, मॉड ऑफ डेल्टा एच का डेल्टा एच ही, यहाँ मॉड ऑफ डेल्टा एच से ज़्यादा डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन टी डेल्टा एच होना चाहिए। देख लेते हैं। बाकी अगर ये नहीं से होगा तो हम मॉड के वर्ड को नहीं बोल सकते, हम यहाँ डायरेक्ट यही बोल सकते थे कि डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन टी डेल्टा एच, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि निगेटिव में दिया ही है तो निगेटिव में वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। अब डेल्टा जी की बात करूँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो यहाँ बोला है कि डेल्टा एच को निगेटिव रख दो और डेल्टा एच को पॉजिटिव रख दो, तो ये ओवरऑल तो निगेटिव आ गया, लेकिन निगेटिव रखे पॉजिटिव तो ये निगेटिव ही आ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को बराबर रख दूं तो ये तो हमारा क्या है, निगेटिव, और अगर मैं रखूं तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं, दोनों हमारे निगेटिव आ रहे, तो टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो ये माइनस का टू डेल्टा है, मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी, ज़्यादा ही है निगेटिव आएगी। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। तो सारा कंडीशन देखकर सॉल्व कर लेना था। ये रिलेशन देख लेना कि डेल्टा जी निगेटिव आप, हाँ यहाँ से डेल्टा जी निगेटिव यहाँ से भी आ पाएगी, यहाँ से भी आ रही थी और यहाँ से भी आ रही थी, तो ऑल ऑफ दिस इज आंसर। नेक्स्ट सवाल हमारा करा है, व्हेन 2 मोल ऑफ आइडियल गैस सीपी दे दिया हुआ है, हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 600 केल्विन एट अ कांस्टेंट प्रेशर, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस। फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन T2 बाई T1 प्लस NR ln P1 बाई P2 ना। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, एन की वैल्यू नंबर ऑफ मोल 1 मोल, सीपी की वैल्यू क्या है 5/2R, ln T2 बाई T1, T2 अपॉन T1 मतलब 600 डिवाइडेड बाई 300, तो हमारा क्या आ जाएगा 5R/2 मल्टीप्लाई बाई ln 2। ठीक है, और अच्छा नंबर ऑफ मोल्स क्या दिया हुआ है, 2 मोल दिया हुआ है ना, तो ये 2 रख देंगे, तो यहाँ 2 में से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू 5R ln 2, डेल्टा एस इंट्रॉपी क्या हो जाएगी 5R ln 2, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5R ln 2। तो 25 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने सारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इसी तरह क्वेश्चन आपके थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स को देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट थे। स्पॉन्टेनिटी कंडीशन भी हम लोगों ने देख लिया है। थैंक यू।